अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और आपकी निबोश की क्लासेस अच्छी जा रही होंगी। अच्छा, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो निबोश IG2 की जो इस वक्त लेटेस्ट फार्मेट है वर्जन 5, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पे रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। पार्ट 1 में क्या लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें लिखते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन में, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, साइट लोकेशन किस तरह लिखनी चाहिए, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, जनरल डिस्क्रिप्शन और इसके अलावा बाकी पार्ट जो हैं अब इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, अगर आप वीडियो बनाना मतलब आप खुद अगर बनाना चाहते हैं रिपोर्ट अपनी, ठीक है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे, तो आपको पता है वैसे भी 1 महीने के अंदर आपको पता है रिपोर्ट बनाना, निबोश IG1 की तैयारी करना एग्ज़ाम की बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि 2 मंथ्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाते थे निबोश के लिए, ठीक है। लेकिन अब निबोश ने क्या किया कि हर महीने पेपर होता है, हर मंथ पेपर होता है, तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है आपके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए और IG1 करने के लिए। तो अक्सर ज़्यादा स्टूडेंट्स रेफ़र हो रहे होते हैं, फ़ेल हो रहे होते हैं, पासिंग रेशियो बहुत कम हो रही होती है, सिर्फ इसी वजह से कि टाइम कम होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेशर में कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात ये है कि ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये इस वक्त निबोश की लेटेस्ट रिपोर्ट है। मतलब कि आप वहाँ पे निबोश की वेबसाइट पे अगर लॉगिन करते विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आप रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको ये चीज़ शो होगी। आप दोबारा जो वहाँ पे IG2 रिपोर्ट्स लेटेस्ट फार्मेट है वो आप डाउनलोड करेंगे तो यही फार्मेट आपके सामने आएगी। इसमें निबोश ने 1 या 2% चीज़ें चेंज की हैं, ठीक है। वो कैसे क्या चेंज की हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जब सबसे पहले तो बात यह है कि हमने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है उसका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिखते हैं वहाँ पे। आप देखें मुख्तलिफ नाम होते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप दुबई, ये दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नाम है अली, वो यहाँ पे लिख सकता है द अली बिल्डर्स, द अली बिल्डर्स ये भी लिख सकता है। और दूसरा वो ये भी लिख सकता है द अली कंस्ट्रक्शन कंपनी, द अली कंस्ट्रक्शन कंपनी। तीसरे वो ये लिख सकता है द अली इंजीनियरिंग कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये भी लिख सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। आप गूगल पे भी मुख्तलिफ कंपनी सर्च करते हैं लेकिन ऑलरेडी वो कई यूज़र जो है यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए प्लेजरिज्म का इशू आ सकता है। तो आप ऐसी कोशिश किया करें कि देखें निबोश ने क्लियर कट बताया हुआ है, आप ऐसी लोकेशन ऐसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। जो ऐसी लोकेशन आप डाल सकते हैं क्योंकि अक्सर निबोश ने नीचे लिखा हुआ है अगर वो ऐसे कैंडिडेट जो अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करना चाहते, अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते कंपनी वगैरह, तो वो मतलब अननाउन चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने रिपोर्ट्स बनाई हैं, मैंने अननाउन लोकेशन डाली है, अननाउन कंपनी डाली है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। निबोश ने सिर्फ ये देखना होता है कि रिपोर्ट कैसे आगे लेके चला है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको नहीं समझ आती आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप बिल्कुल फ्री गाइडेंस ले सकते हैं, आपको किसी तरह की घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मेरा जितना बेस्ट हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा, रिपोर्ट में भी और पेपर में भी जितना हो सका। क्योंकि मैंने ज़ाहिर सी बात है अगर मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ये स्किल्स हैं तो मैं किस लिए ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि दूसरे को भी काम आ सके और मेरा भी काम हो, ठीक है। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह लिखते हैं, ठीक है। आपको मैंने बता दिए डिफरेंट सेक्शंस। आप अली बिल्डर्स लिख सकते हैं, ठीक है, द अलाइस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंट नेम्स होते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, लोकेशन किस तरह लिखते हैं, देखें दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि लोकेशन जो होती है उसको आपने इस तरह लिखना है कि जिस तरह मैंने लिखा हुआ है लेक प्लाजा मीना जबील अली इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ये एरिया है, ठीक है। कॉमा मैंने डाला हुआ है, फिर आगे मैंने वो जो एरिया जो उसका मेन प्लाजा है वो मैंने एंटर किया हुआ है और एरिया मैंने मेंशन किया और दुबई UAE। आप इस लोकेशन को किस तरह और लिख सकते हैं, अगर आप लाहौर में रहते हैं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, कोई मुंबई या डिफरेंट सिटीज़ होते हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको लोकेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लिख सकते हैं अल खालिद टाउन कॉमा स्ट्रीट 5 राशिद खलीफा रोड, राशिद खलीफा रोड, मतलब उसके साथ रोड आपने वो लोकेशन डालनी है उस, ठीक है। जो कंपनी जो है वहाँ पे उसकी लोकेशन के साथ कौन सा फेमस रोड है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे कौन सा वो एरिया है वो मेंशन करके आपने आगे लाहौर पाकिस्तान या मुंबई इंडिया आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस तरह मैं दोबारा आपको मेंशन कर रहा हूँ, अल खालिद टाउन स्ट्रीट 5 राशिद खलीफा रोड दुबई UAE, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये दुबई मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैंने कैंडिडेट की रिपोर्ट बनाई थी। ये पास ये जो है रिपोर्ट आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये इस वक्त ऐसी रिपोर्ट है जो पास हो चुकी है, ठीक है। इस पर मैंने डेट 11 अक्टूबर इसलिए लिखी हुई है ताकि जो है वो आपको लेटेस्ट फार्मेट के साथ लेटेस्ट टाइम के साथ आपको मैं अपडेट करता रहूँ, ठीक है। डन होगी, समझ आ गई। अब नेक्स्ट एरिया आता है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। देखें नंबर ऑफ़ वर्कर्स आप वो लिखते हैं जो आप
अगर आप फॉर एग्जांपल 250-300 वर्कर्स लिख देते हैं, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, एचएससी मैनेजर हैं, जो भी हैं, आप रिपोर्ट को आगे किस तरह लेके चलेंगे? मतलब कि इतने ज़्यादा वर्कर्स को आप कवर नहीं कर सकते, इसलिए नंबर ऑफ़ वर्कर्स उतने रखें जितनी आपकी रिपोर्ट आगे आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप 150 और 50 से ऊपर 50 और 150 के दरमियान आप वर्कर्स रखें। 70 लिख सकते हैं वर्कर्स, 70-80 वर्कर्स लिख सकते हैं, 120 वर्कर्स लिख सकते हैं, 130, इतने वर्कर्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा भी मतलब 250-300 वर्कर्स ना ले जाएँ, रिपोर्ट रेफ़र हो जाएगी। डन। उसके बाद आते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन। देखें, जनरल डिस्क्रिप्शन में आपने जो कंपनी होती है उसकी थोड़ी सी बायोडाटा लिखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप दुबई विच इज़ लोकेटेड इन यूएई इज़ वेल नाउन कंस्ट्रक्शन कंपनी इन यूएई एंड अदर गल्फ़ कंट्री। मतलब एक बहुत ही मशहूर और फेमस है, और इसके अलावा बाकी गल्फ़ के कंट्रीज़ में भी ये फेमस है। ठीक है, तो ये मतलब कि आगे वो कह रहा है लार्सन प्रोवाइड्स ट्रेंड ऑपरेटिव्स टू कैरी आउट यूटिलिटी वर्क्स फॉर द क्लाइंट। मतलब ये जो अपने क्लाइंट होती है, ठीक है, उनके लिए ये मतलब कि यूटिलिटी वर्क्स वगैरह, मतलब कि जो ये कंस्ट्रक्शन साइट के वर्क्स होते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। कंपनी की बायो में आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है ये बहुत ही फेमस है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। आगे आप क्या लिख सकते हैं, ये 2003 में इस्टेब्लिश हुई, फाउंड हुई। ठीक है, ये किससे, आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आप ये भी लिखेंगे इट इज़ सर्टिफाइड फ्राम इंडियन इंजीनियरिंग काउंसिल। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप लिखेंगे इट इज़ सर्टिफाइड फ्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ठीक है, इस तरह लिख कर मतलब आप ये भी लिख सकते हैं इसका सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में काफ़ी एक स्कोप है इस कंपनी का। बस थोड़ा सा इसका बायोडाटा। फिर आपने क्या लिखना होता है, आगे आपने कंपनी की सर्विसेज लिखनी होती हैं कि ये मार्केट में क्या क्या सर्विसेज दे रही होती है। आप लिखेंगे इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, शॉप्स, प्लाजाज, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, रोड्स, होटल्स, हाउसेज। इट इज़, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज मार्केट में दे रही है। तो आप लिख सकते हैं ये रोड वर्क्स करती है, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ट्रांसमिशन। आप ज़्यादा ना भी लिखें, 7-8 इनकी सर्विसेज लिख दें। फॉर एग्जांपल जो आसान होती हैं आप लिख सकते हैं एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन करती है, ये ब्रिजेस बनाती है, पावर प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हाउसेज। बस इतना करें, बस डन। ज़्यादा लंबा चौड़ा लेके जाके आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंपनी की सर्विसेज होती हैं, मतलब कि ये मार्केट में अपने क्लाइंट को ये कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज दे रही होती हैं। डन। इतनी आपको समझ आ गई कंपनी का थोड़ा सा बायोडाटा, और उसके बाद उसकी सर्विसेज आपने जो है वो राइट करनी होती हैं। डन। अब उसके बाद हमने कंपनी का जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको हमने आगे पूरी रिपोर्ट बनानी है, उस पर वो हम लेके चलना है। मैंने लिखा हुआ है आई विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट ऑन 11 अक्टूबर 2022। मतलब मैंने 2022 में ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो ये साइट है विज़िट की है। ठीक है, कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट विज़िट की है आगे मैं बता रहा हूँ। द लार्सन ग्रुप इज़ करंटली वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मदीना शॉपिंग मॉल। अब ये जो लार्सन एंड टर्बो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, जो ग्रुप है, ये कौन सी चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मदीना शॉपिंग मॉल पे इनकी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये इनका मौजूदा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। अब इस प्रोजेक्ट पे ही आपने सारी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, कंपनी पे नहीं बनानी, इस प्रोजेक्ट पे आपने रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, कि मतलब इस तारीख को मैंने ये फ़लाँ कंपनी विज़िट की और इस वक्त इस कंपनी का ये प्रोजेक्ट है। आगे उस प्रोजेक्ट में जो माल बन रहा है उसका एरिया हमने जो है वो जो है कवर करना है। कवर किस तरह करना है, माल विल बी कंसिस्ट, वो देखें सामने लिखा हुआ है, माल विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टोरीज एंड ओपन पार्किंग एरिया। मतलब कि जो माल है ये 3 मंजिला है, इसके 3 फ्लोर्स हैं, और सामने इसके पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह वहाँ पे खड़ी होती हैं। ठीक है, डन। 1 बेस, अच्छा आगे इस माल के नीचे एक बेसमेंट भी है, एक बेसमेंट है। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर क्या होता है, 3 मंजिला है ना। फर्स्ट फ्लोर फॉर ऑफिस, जो इस मदीना शॉपिंग मॉल का फर्स्ट फ्लोर है वो किस लिए इस्तेमाल होगा, ऑफिस के लिए होगा, कमर्शियल प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होगा। वहाँ पे गैदरिंग होगी, वहाँ पे डीलिंग वगैरह होगी, जिस तरह ऑफिस बने होते हैं, जिस तरह ट्रैवल एजेंसीज़ के प्लाजा में आप देखेंगे कि अक्सर शॉपिंग मॉल्स में ट्रैवल एजेंसी के भी एक साथ कमरे वगैरह बने होते हैं, रूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। समझ आ गई आपको। सेकंड फ्लोर जो है, अब दूसरा उस मॉल का कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर फॉर शॉपिंग सेंटर। जो सेकंड फ्लोर है इस मॉल का वो किस लिए होगा, वो शॉपिंग के लिए होगा। आप मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं, तो आप इसमें डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो शॉपिंग, वो फूड या रेस्टोरेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड फ्लोर स्नोकर, ये गेम्स वगैरह, ये टॉयज़ या किड्स के लिए जो गेम्स वगैरह आती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो थर्ड फ्लोर होता है वो मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, रेस्टोरेंट, बेकरी
और इसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट टूल्स इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब काफ़ी आपको पता है शॉपिंग मॉल के जो है वो जो ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है सेकंड फ्लोर जो है वो शॉपिंग सेंटर के लिए इस्तेमाल होगा, थर्ड फ्लोर किसके लिए होगा, रेस्टोरेंट, मतलब कि खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल होगा। आगे मैंने मॉल का एरिया कवर किया हुआ है। टोटल साइज़ ऑफ मॉल विल 2000 स्क्वायर मीटर, मतलब इस मॉल का जो साइज़ है वो 2000 स्क्वायर मीटर होगा। पार्किंग एरिया विल बी 500 स्क्वायर मीटर, टोटल 2500, मतलब 2500 205, मतलब इसका 2500 स्क्वायर मीटर जो है इसका साइज़ होगा, ठीक है। डन। आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कि जो माल का एरिया है वो 2500 स्क्वायर मीटर है। 2000 जो है उस पर वो 2000 स्क्वायर मीटर पे जो वो माल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और जो 500 जो इसका आगे पार्किंग एरिया है वो मिला के ये 2500 बनते हैं, ठीक है। 2500 स्क्वायर मीटर पे ये माल पूरा जो है वो कवर कर रहा है इस एरिए को, ठीक है। डन। इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। आगे हम लिखते हैं वहाँ पे वर्कर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, HSC ऑफिसर एंड वर्कर्स, वेल्डर्स, एडमिन ऑफिसर, ठीक है। ये वहाँ पे वर्कर्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। आपको आई थिंक से उतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। डन। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कंपनी है, ये जो मदीना शॉपिंग मॉल बना रही है, इसमें वो कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। आपको पता है कि जैसे जब मटेरियल होगा तो ही कोई चीज़ जो है बिल्ड होगी, कंस्ट्रक्ट होगी। जैसे ईंटें हैं, ब्रिक्स जिनको कहते हैं, ठीक है। ब्रिक्स हैं, रेत है, बजरी है, सीमेंट है, और इसके अलावा मटेरियल जो इस्तेमाल होता है स्टील होता है, आयरन होता है, रॉड्स होते हैं। ये मटेरियल इसको कहते हैं, इसको मटेरियल कहते हैं। कंपनी इज़ यूजिंग दीज मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन इज़, वो कौन कौन सा है, सैंड, रेत, सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक्स, प्लास्टिक पाइप्स, स्टील कंक्रीट, इलेक्ट्रिक वायर्स जो वायर्स होती हैं, ठीक है, वुड लकड़ी, स्टोन मतलब पत्थर वगैरह, मार्बल वगैरह जिसको कहते हैं, ब्रिक्स, ग्लास, सिरामिक्स एंड मैनी अदर स्पोर्टिंग मटेरियल्स। मतलब ये चीज़ें, ये मटेरियल है जो वो उस माल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल की बात भी हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बात आती है, अब हमने ये डिस्कस करना। आप ये चीज़ें ना भी मेंशन करें, रिपोर्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल रिपोर्ट का बायोडाटा, कंपनी का बायोडाटा, उसका करंट प्रोजेक्ट, उसकी थोड़ी बहुत वर्कर्स की जो है वो इसका प्रोजेक्ट लाजमी आपने लिखना है, और कौन कौन सी मशीनरी, कौन सी, ये थोड़ी सी चीज़ें आप कवर करके आप आराम से अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं रिपोर्ट में, ठीक है। डन। आगे बात आती है इक्विपमेंट एंड मशीनरी की। अच्छा, कंपनी कौन कौन सा इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज़ कर रही है। इक्विपमेंट एंड मशीनरी आर यूज़ हैंड हैंडलिंग एंड पावर टूल, जो मतलब कि हम हाथ से पावर टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हैमर है, ठीक है, हथौड़ा जिसको कहते हैं, ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, ग्रेडर होता है, और इसके अलावा हम हाथ से क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जो इसके अलावा काफ़ी पावर टूल्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो हम अपने हाथ से इस्तेमाल कर रहे थे, जो बिजली पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। एरियल लिफ्ट्स, एयर कंप्रेसर, कंटेनर, क्रेन्स, डंप ट्रक, अर्थ मूविंग मटेरियल हैंडलिंग, वेल्डिंग मशीन, फोर्क लिफ्ट है। मतलब वहाँ पे जो आप देखें ना, गूगल पे आप सर्च करते हैं व्हाट आर द इक्विपमेंट एंड मशीनरी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ जाएगी कि क्रेन इस्तेमाल हो रही होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ट्रॉलीज इस्तेमाल हो रही होती हैं, ट्रैक्टर है, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे फोर्क लिफ्ट वगैरह भी होती हैं, ठीक है, कंक्रीट मशीन होती है वहाँ पे, ठीक है, और इसके अलावा जो है वहाँ पे कंपैक्टर होते हैं, टावर क्रेन होती हैं, शॉवेल ETC, मतलब काफ़ी वहाँ पे मशीनरी इस्तेमाल हो रही होती है। आप ये भी वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके ना कौन कौन सा इक्विपमेंट एंड मशीनरी इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, आप सारा वहाँ पे वो कॉपी करके आप वहाँ पे रिपोर्ट में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट कॉपी नहीं करना, आपने हिसाब से लिखना है कि ये मटेरियल इस्तेमाल आ रहा होता है। डन, सही है। अगर आप इक्विपमेंट एंड मशीनरी मिस भी कर देते हैं रिपोर्ट में से, तो भी आपकी रिपोर्ट रेफर नहीं होगी। आप जनरल डिस्क्रिप्शन में आपका कंपनी का बायो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसकी सर्विसेज प्रोडक्शन लिखकर, और उसका करंट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका एरिया कितना है, साइज़, ये लिख दें और आगे रिपोर्ट ख़त्म कर दें शिफ्ट टाइम लिखकर, तो भी आपकी रिपोर्ट सही है। ये एक्स्ट्रा मतलब कि रिपोर्ट का इंप्रेशन अच्छा पड़े, उसलिए भी हम ये लिखते हैं। और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं लिखना कि कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आगे जब हम हैज़र्ड्स लिखते हैं, कंट्रोल्स लिखते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं। इक्विपमेंट एंड मशीनरी आर यूज्ड हैंड हैंडलिंग, ये आपका डन हो गया, सही है। इक्विपमेंट एंड मशीनरी कौन कौन सा इस्तेमाल होती है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम आगे लिखते हैं कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, ठीक है, वो कौन कौन से काम कर रही है, ठीक है, कौन कौन से मतलब काम कर रही है, कौन कौन सी उनकी एक्टिविटीज़ हैं। मैंने लिखा हुआ है द वर्कर्स वर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज सम वर्कर्स कैरिंग सीमेंट सैक्स, मतलब वहाँ पे वर्कर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। कुछ जो है वो सीमेंट के जो वो सैक्स होते हैं, बोरियाँ होती हैं, वो उठा के ले जा रहे थे
कंक्रीट मशीन के पास, जो वो मतलब कि कंक्रीट मतलब कि मिक्स करने के लिए। और इसके अलावा सम वर्कर्स वर पुशिंग कंक्रीट ब्लॉक, मतलब कंक्रीट ब्लॉक्स कौन से होते हैं? कंक्रीट ब्लॉक्स वो होते हैं जो कि मतलब कि किसी को शेप देने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सीमेंट वगैरह फिलअप किया जाता है। और इसके अलावा कंक्रीट ब्लॉक्स का ये फ़ायदा होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह इसको स्ट्रक्चर को शेप देनी है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक्स, गूगल पे आप लिखते हैं कंक्रीट ब्लॉक्स तो आगे कंक्रीट ब्लॉक्स की काफ़ी शेप्स आ जाती हैं, उनके इस्तेमाल आ जाते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें आप खुद भी सर्च किया करें, ठीक है। फर्दर अगर आपको नहीं भी किसी चीज़ की समझ आती, आपको नहीं समझ आती सर मैं कहाँ से रिपोर्ट शुरू करूँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर रिपोर्ट है, मैं इसके अलावा फिर शुगर मिल पर भी रिपोर्ट की बनाऊँगा, और इसके अलावा काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। डन। तो इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रीशियन इज़ सपोज टू इलेक्ट्रीफाई द होल बिल्डिंग। जो इलेक्ट्रीशियन है मतलब वो सारा बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रीशियन का काम है वो कर रहा है, पाइप्स वगैरह जो होते हैं उनमें वो वायर्स वगैरह ट्रांसफ़र करना, एंटर करना, वो इसका इलेक्ट्रीशियन वो काम कर रहा है। सम वर्कर्स वर फिक्सिंग डोर्स एंड विंडोज़, कुछ वर्कर्स जो है वो विंडोज़ और डोर्स फिक्स कर रहे थे, ठीक है, वो फिटिंग का काम कर रहे थे। द पेंट वर डोइंग बाय वर्कर्स, मतलब वहाँ पे पेंट जो है वो भी दीवारों को किया जा रहा था, जो पेंटर वहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा द सीलिंग मैन विल डू द सीलिंग ऑफ द रूम, मतलब कि जो सीलिंग वर्क है, जाहिर सी बात है छत है उसमें वो फिक्स करना हर चीज़, वो सीलिंग वर्क जो है वो वर्कर काम कर रहा था। अब आते हैं शिफ्ट टाइम की तरफ। देखें जो शिफ्ट टाइम होता है हमने नॉर्मल रखना होता है, ठीक है, हमने उसमें छुट्टी का भी जिक्र करना होता है, वर्कर्स का लंच सारा कुछ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 10 आवर्स शिफ्ट आ डे, मतलब कि एक दिन में 10 घंटे की ड्यूटी वर्कर्स करते हैं। वैसे 8 घंटे की भी आप लिख सकते हैं, मिनिमम 8 घंटे से नीचे ना ले जाइएगा। 10 आवर्स शिफ्ट आ डे, वो शिफ्ट डे कब से कब लेकर स्टार्ट होती है, 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक स्टार्ट होती है, तो ये 10 घंटे की बनती है शिफ्ट। और उसके बाद नाइट शिफ्ट आती है। ये नाइट शिफ्ट क्या होती है, इसमें नाइट शिफ्ट में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो है वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। डन, समझ आ गई आपको। द वर्कर्स आर आल्सो गिवन टू, अच्छा तो मैं बीच में वीडियो स्किप हो गई थी, माजरत। अच्छा उसके बाद मैंने लिखा हुआ है द वर्कर्स वर आल्सो गिवन 30 मिनट्स रेस्ट ब्रेक, मतलब कि वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको 30 मिनट्स मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हर शिफ्ट में नाइट शिफ्ट है और डे शिफ्ट है, उनमें 30 मिनट की, आधे घंटे की उनको रेस्ट ब्रेक दी जाती है, ताकि वर्कर्स उसमें खाना खा सकें, लंच कर सकें, डिनर कर सकें, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है कुछ वर्कर्स स्मोकिंग करना चाहते होते हैं, कुछ मतलब रेस्ट करना चाहते होते हैं, तो उनके रेस्ट के लिए वहाँ पे 30 मिनट की रेस्ट ब्रेक भी दी जाती है। वर्कर्स आर 6 days एंड अ वीक फ्राम सैटरडे टू थर्सडे, ठीक है। 5 weekdays एंड सैटरडे फ्राइडेज और ऑफ डे, मतलब कि वर्कर्स जो है वहाँ पे संडे को भी काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ जुमे को छुट्टी होती है। ये कंपनी मैंने बनाई है, लिखी है दुबई शॉपिंग मॉल पे। तो आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ आई डोंट थिंक सो वहाँ पे संडे को छुट्टी होती है, ठीक है, संडे को लीव होती है। तो हमारे पाकिस्तान में भी संडे को लीव होती है। तो जुमे को गल्फ़ कंट्रीज़ में जुमे को जो है वो ऑफ होता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि ये मतलब कि 5 हफ्ते बनते हैं, ठीक है, एंड सैटरडे को भी मतलब फ्राइडेज और सैटरडे तक भी ये काम करते हैं, जुमे को इनको छुट्टी होती है। आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं वर्कर्स वर्क्स 6 days इन अ वीक एंड फ्राइडेज आर ऑफ डेज़, बस डन, सिंपल। आगे आप ये भी लिख सकते हैं जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी एज कितनी है, उनकी उम्र कितनी है। आप लिख सकते हैं द वर्कर्स एजेस, द वर्कर्स वर्किंग देयर द वर्कर्स वर्किंग देयर एजेस फ्राम 22 years टू 55 years ओल्ड, मतलब वहाँ पे 22 साल से लेके 50 या 55 साल तक के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, जो लेबर है, ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम थोड़ी सी वीडियो को आगे लेके चलने हैं। वीडियो को जहाँ से आपको समझ नहीं आती, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जिसको फिर भी समझ नहीं आती, टाइम कम है, शॉर्टेज है टाइम, वो मुझसे रिपोर्ट बनवा भी सकते हैं, 100% गारंटी के साथ होगी। जिस दिन स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा वो मुझसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा कि सर मेरी रिपोर्ट पास हो चुकी है। तो रिपोर्ट के बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, किसी तरह की भी। तो आगे हम एक और पोर्शन आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। अच्छा, लिखा हुआ है मतलब कि कौन सा एरिया जो है वो आप कवर करेंगे रिस्क असेसमेंट। तो मैंने लिखा हुआ है द रिस्क असेसमेंट विल कवर द होल कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ मदीना शॉपिंग। मैंने लिखा है जो कंस्ट्रक्शन, ये जो रिस्क असेसमेंट है ये पूरे शॉपिंग मॉल को कवर करेगी जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि ये बेसमेंट को कवर करेगी, ये एक्सकेवेटर जो कंक्रीट वाला पोर्शन है उसको कवर करेगी, ये जो सीवरेज का काम है उसको कवर करेगी। मैं डिफरेंट सेक्शंस लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा ये पूरे एरिया को कवर करेगी क्योंकि हमने सारी रिपोर्ट बनानी है।
ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉक में जो निबोश है वो क्या पूछ रहा है, निबोश ये पूछ रहा है एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, अब देखें कुछ साइट्स ऐसे होती हैं जहाँ पे सुपरवाइज़र जो होता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। कहाँ कहीं पे हम कहते हैं HSE ऑफिसर है, कहीं पे हम कहते हैं HSE मैनेजर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ये भी लिख सकते हैं HSE मैनेजर इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड हैज़ अथॉरिटी टू रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब जो HSE मैनेजर है वो वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है और उसको अथॉरिटी हासिल है कि वो डायरेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर सकता है कोई भी अगर वहाँ पे हादसा होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ HSE ऑफिसर। ठीक है, देयर इज़ डेडिकेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर। ठीक है, मतलब वहाँ पे मैनेजर भी है, सेफ्टी ऑफिसर भी है और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर भी है। टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हु आर इन चार्ज ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर भी हैं और HSE मैनेजर भी हैं। आप यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं मैंने, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि सिर्फ HSE मैनेजर इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एंड हैज़ अथॉरिटी टू रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। बस इतना भी आप एक लाइन में भी ये डिफाइन कर सकते हैं। किस पोर्शन में, एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में, जहाँ मैंने बोश ने ये पूछा हुआ है। आई थिंक सो कि आपको इतनी समझ आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ जाते हैं। वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे, ठीक है, तो आप रिपोर्ट कभी भी नहीं बना पाएंगे। रिपोर्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कोई वहाँ पे इंटरव्यू में, तो अपनी रिपोर्ट कैसे बनाई, तो आपको पता हो कि मैंने पार्ट 1 में क्या लिखना है, वर्कर्स की एक्टिविटीज़ सारा कुछ, तो ये आपने ये सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना किया करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह मैं वो आपको प्रोवाइड किया करूँगा, जो आपको आगे बहुत आपके फील्ड में आपको काम आएंगी। तो डियर लर्नर्स, अब बारी आती है जिस इसमें निबोश ये पूछ रहा है, मतलब आपने रिस्क असेसमेंट कैसे बनाई है। ठीक है, उसमें आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि निबोश ने लिखा हुआ है ग्रीन ब्लॉक में, येलो ब्लॉक में, कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपने कैसे लिया है, कि आपने किससे बात की है, हाउ यू आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स, आपने हैज़र्ड्स किस तरह आइडेंटिफाई किए हैं, व्हाट इज़ ऑलरेडी बीइंग डूइंग डन, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए हुए थे, डन, एंड एनी एडिशनल कंट्रोल्स दैट मे बी रिक्वायर्ड। तो आप मतलब वो निबोश ये पूछ रहा है कि और क्या कंट्रोल्स ऐसे चाहिए निबोश सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, कि जो ये रिस्क असेसमेंट मैंने बनाने के लिए सबसे पहले किस सोर्स का किस सोर्स से हेल्प ली, आपने लिखना है कि आई यूज़ एक्सटर्नल। अब यहाँ पे ये भी मैंने लिखा हुआ है, द इंस्पेक्शन रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट वाज checked to ensure the implementation of the ILOC 155 and R164 international regulation, other regulation that were checked include। मतलब यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने जो रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए एक्सटर्नल हेल्प ली है। वो एक्सटर्नल हेल्प क्या है, ILO एंड HSE वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, वो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि क्या कंट्रोल मेजर होने चाहिए। अगर डस्ट है तो डस्ट के लिए क्या कंट्रोल्स मेजर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का कोई हैज़र्ड है तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं। ये ILO और HSE वेबसाइट जो होती हैं, जो UK की वेबसाइट है HSE.UK। ठीक है, और इसके अलावा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तमाम सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं। ठीक है, तो आप आराम से इजी होकर यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, डन, आपको समझ आ गई। तो कि मैंने एक्सटर्नल हेल्प में जो एक्सटर्नल चूँकि जो बैरूनी है जिसमें वेबसाइट्स होती हैं, वेब सोर्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने कलेक्ट करनी होती है। वेब सोर्स मतलब कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इस कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन कौन से रेगुलेशन या कोड ऑफ प्रैक्टिसेस दिए गए हैं, तो आपने वो लिखने होते हैं। आप एक भी लिख सकते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, आई गॉट हेल्प फ्रॉम ILO एंड HSE वेबसाइट्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि मैंने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प के लिए ILO एंड HSE को वेब रेकमेंड किया। अब देखें, आप गूगल पे लिखते हैं ILO एंड, अगर आप गूगल पे ILO और HSE लिखते हैं, ठीक है, तो आप लिखते हैं ILO रूल्स और गाइडेंस ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, तो ऑटोमेटिकली सामने ना कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड ILO के लिंक्स वगैरह आ जाते हैं। वहाँ पे लिंक्स कॉपी करें और ऊपर लिखें कि ILO ने कौन सा कोड दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर ILO कहता है R164, ये कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पे वो भी कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव UK वेबसाइट फॉर रिस्क असेसमेंट गाइडलाइंस, ये देख लें, मैंने वहाँ पे बुलेट डाला हुआ है, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक। ठीक है, मैंने सेकंड क्या लिखा है कि जो मैंने हेल्प ली है, कंपनी वेबसाइट
वेयर पॉलिसीज़ मतलब कंपनी की अपनी भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो भी मैंने वहाँ से भी हेल्प ली है। HSE मैनुअल, ठीक है, HSE प्रॉक आगे /39, ठीक है। ये HSE की अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं ये साथ लिख के, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी चीज़ें गाइडलाइन सामने आ जाती है। फिर क्या लिखा हुआ है, HSE इंसिडेंट लॉग, ठीक है। फिर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट HSE, स्पेसिफिक प्रोसीजर, लिफ्टिंग प्रोसीजर, ये भी सारी HSE की वेबसाइट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। और एक्सकवेशन प्रोसीजर HSE, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी। अब देखें ये सारी ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, आप सिर्फ 2 लिख दें। जो सबसे लास्ट वाली है मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी है, आप सिर्फ ये 2 लिख दें, हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। कौन सी है, HSE ने क्या लिखा हुआ है वो देखें, मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आगे ILO की बात करते हैं, R175 हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन 1988, ठीक है। और इसका 175 इसका कोड नंबर है, ठीक है। आप ये बस 2 लिंक्स, वो ऊपर वाला बेशक आप ना लिखें, बस ये 2 आप हर रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि मैंने ये जो वेबसाइट है हेल्थ एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन साइट पे, इन दोनों वेबसाइट से मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन ली है। तो डियर लर्नर्स, आपको समझ आ चुकी होगी। एक्सटर्नल सोर्सेज आपने सबसे पहले लिखने हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं, क्योंकि निबोश पूछ रहा है कि आपने क्या मतलब के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंसल्ट किए, क्या आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ किया, ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए। तो आपने कहना है कि मैंने सबसे पहले एक्सटर्नल सोर्सेज जो वेब सोर्स है, जो कि ILO HSE वेबसाइट्स हैं, कुछ और दीगर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं, उनसे मैंने हेल्प ली, ठीक है। हेल्प लेने के बाद मैंने कुछ आपने लिंक्स दे देने हैं, देखिए जैसे कि सामने मेंशन है, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, ये HSE.gov.uk ने ये लिंक दिया गया है, ठीक है, आप भी सर्च कर सकते हैं। R175 हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन 1988, ये हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ये ILO की तरफ से ये कोड ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है। जब इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे मैंने लिखा हुआ है, आई फॉलोड HSE UK रिस्क असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, द फॉलोइंग पर्सन वाज इंटरव्यू ड्यूरिंग, मतलब उसके बाद आप कह रहे हैं कि मतलब इन जो ये वेबसाइट्स हैं इनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने, फिर आप एक्सटर्नल सोर्सेज की बात आती है। इंटरनल, एक्सटर्नल तो आपने ले लिए जो कि बैरूनी है, जिस तरह मतलब कि ये आप दोबारा देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक और रिपोर्ट है, उसकी मैंने पिक आपको भेजी है, ये देखें, ये देखें एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिसोर्स। तो डियर लर्नर्स, आपको समझ आ चुकी होगी कि सबसे पहले आपने एक्सटर्नल सोर्सेज आपने ले लिए। अब आप इंटरनल सोर्सेज की बात करते हैं। इसमें आपने ये कहना है कि इंटरनल सोर्सेज के लिए मैंने प्रैक्टिकली जो है वो साइट का विज़िट किया, मैंने वहाँ पे जाके वर्कर्स के इंटरव्यूज़ लिए, मैनेजर्स जो टॉप मैनेजमेंट है उनके इंटरव्यूज़ लिए, कंडक्ट किए, जिसकी वजह से मुझे अपने रिस्क असेसमेंट के लिए रिस्क असेसमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिली, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजर है, साइट इंजीनियर है, प्लांट सुपरवाइज़र है, मैकेनिकल टेक्नीशियन है, टेम्प्रेरी वर्कर्स कंडक्टर हैं, ड्राइवर है, सिक्योरिटी, मैंने सब का इंटरव्यू लिया, ठीक है, इनकी इंडक्शन ली, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या किया इस इंटरव्यू में, ऑब्जर्व पीपल एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड, नोट्स वर टेकन फ्राम द इंटरव्यू विद की मेंबर्स ऑफ स्टाफ, रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल एंड सेफ्टी डाटा शीट वाज मेड टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स, साइट विजिट्स वर कैरिड आउट टू ऑब्जर्व द वर्क लोकेशन एंड वर्कर्स कैरिंग आउट वर्क्स, की हैजर्ड्स ऑन द साइट इंक्लूड एक्सकवेशन। मतलब देखें इस साइट में वो ये कह रहा है कि मैंने जब वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिया वर्कर का, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे नोट्स बनाए, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान जो जो उन्होंने मुझे हैजर्ड्स बताए वर्कर्स ने, टॉप मैनेजमेंट ने, मैं वो आइडेंटिफाई करता गया और मैं लिखता गया, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे अपनी रिस्क असेसमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिली, ठीक है। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स है उसकी मैंने एक्टिविटीज़ नोट की, मैंने साइट का विजिट किया, मैंने देखा वर्कर्स ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आई आल्सो चेक लार्सन ग्रुप पास रिकॉर्ड्स इंक्लूड एक्सीडेंट रेट्स, सिकनेस रेट, प्रीवियस सिकनेस। अब देखें वो इसमें ये रिस्क असेसमेंट में मैं आगे ये कह रहा हूँ कि जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन का पास्ट रिकॉर्ड में, मतलब कि अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हादसा हो चुके हैं, यहाँ पे वर्कर्स जो है उनका क्या एक्सीडेंट रेट्स है, सिकनेस रेट क्या है, प्रीवियस रिस्क असेसमेंट मैंने इनकी चेक की, मैंने इनकी प्रीवियस नियर मिसेस रिपोर्ट्स चेक की। इसने मुझे काफ़ी हेल्प की अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए। दिस हेल्प्ड मी अ लॉट टू मेक माई रिस्क असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद आप लिखते हैं जनरल फाइंडिंग इंक्लूड फ्लैगमैन वार ऑब्जर्व इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑन साइट, प्लांट वाज आल्सो बीइंग यूज्ड टू सेट अप बैरियर्स फॉर एक्सकवेशन, सम कंट्रोल में वार। आगे वो ये कह रहा है कि वहाँ पे काम वगैरह एक्सकवेशन का हो रहा था, और जब निबोश ने ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन, तो आपने ये देखें मैंने लिखा हुआ है
ठीक है, कि ऑलरेडी वहाँ पे कंपनी ने क्या किया हुआ था हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। तो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे साइन बोर्ड जो है वो हैज़र्ड से रिलेटेड वो वार्निंग साइन वहाँ पे लिखे हुए थे, ड्रिंक वाटर अवेलेबल था, नो स्मोकिंग वहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे, व्हीकल्स जो है उनकी स्पीड लिमिट दी गई थी। वो आगे निबोश ये पूछता है एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आप कौन से रिक्वायर करेंगे। तो मैंने लिखा है फॉर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आई अगेन टुक हेल्प फ्राम ILO एंड HSA वेबसाइट फॉर रिकमेंडेशन। मतलब कि मज़ीद जो है एडिशनल कंट्रोल्स मेजर के लिए मैंने ILO और HSA वेबसाइट को रिकमेंड किया। बस ये आपका पार्ट 1 है, आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, आपने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट में ये जो पार्ट 2 है, ये जो सेक्शन है कि रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट की गई, आपने आराम से, मैंने आपको बताया कि यहाँ के सबसे पहले आपने एक्सटर्नल सोर्सेज लिए। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या लिया आपने, ILO HSE से वेबसाइट जो है उनकी हेल्प ली है। मैंने ऑलरेडी लिंक दिए गए हैं, ये लिंक भी मैंने प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली मैंने जो है वो रिस्क असेसमेंट जो वो साइट का विजिट किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी रिस्क असेसमेंट बनाने में काफ़ी हेल्प मिली। मैंने वर्कर्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए, मैनेजर्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए, जिससे मुझे अपनी रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए काफ़ी हेल्प मिली। वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ने साइन बोर्ड्स, टूल बॉक्स स्टॉक मीटिंग कंडक्ट देर हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पता चलता था कि यहाँ पे ऑलरेडी सेफ्टी फॉलो की गई है। इसके बाद मैंने ये बताना है कि फॉर एडिशनल क्योंकि निबोश पूछी उस ब्लॉक में पूछ रहे हैं फॉर व्हाट एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, मतलब और मज़ीद क्या कंट्रोल मेजर्स रिक्वायर्ड हैं इनके लिए। मैंने लिखा है फॉर एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आई अगेन रिकमेंड ILO एंड HSE वेबसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आई रिकमेंड ILO 29 आर्टिकल। ठीक है, आपने ये लिख देना है, बस सिंपल सा है। जहाँ से आपको समझ नहीं आती व्हाट्सएप पे आप मुझसे रिटर्न में लिंक्स वगैरह और इसके अलावा तमाम जितनी भी आपकी हेल्प हो सके मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और कोई आपका क्वेश्चन हो कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं सारी वीडियोज़ इसमें जो है सेफ्टी से रिलेटेड डाला करूँगा जो आपके बहुत काम आएंगी। फर्दर मेरे से आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।